देखो मोस्टली सारे बच्चों की मिड टर्म एग्जाम्स की शुरुआत जो है वो 15th एंड 16th ऑफ अक्टूबर से हो चुकी होगी, जिसमें कुछ बच्चों के लिए ये एग्जाम इजी जा रहा होगा, कुछ बच्चों के लिए ये एग्जाम्स ठीक ठाक जा रहा होगा, कुछ बच्चों के लिए एग्जाम्स डिफिकल्ट जा रहा होगा। अब नो मैटर आपको ये एग्जाम्स किस प्रकार से जा रहे हैं, बट इस एग्जाम से कुछ ऐसी चीजों को हम लोग को फिगर आउट करना है, कुछ ऐसे मिस्टेक्स को इंप्रूव करना है जो हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में ना दोहराए, और उन्हीं सारी चीजों को जो फिगर आउट करने वाले वो आज हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 मिस्टेक्स के बारे में जिनको इंप्रूव करना बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है। जहां पर आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत एक लाइक से होगी और आपको कमेंट करके ये बताना है कि अभी फिलहाल आपके मिड टर्म एग्जाम्स किस प्रकार से जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें उस चीज की जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, दैट इज आपका लैंग्वेज प्रिपरेशन की। ठीक है, लैंग्वेज को किस तरह से प्रिपेयर करते हो उसको इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वाई? बिकॉज अभी हम लोग मिड टर्म एग्जाम्स की बात करें तो अभी आपकी मिड टर्म एग्जाम्स में लैंग्वेजेस के पेपर तो मोस्टली हो चुके होंगे। ठीक है, अभी मिड टर्म एग्जाम्स में लैंग्वेज की प्रिपरेशन काफी बच्चों के लिए अलग अलग रह सकती है। कुछ बच्चों के लिए ये 2 दिन का प्रिपरेशन था, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए ये 4 दिन का प्रिपरेशन हो सकता है, अगेन कुछ बच्चों के लिए 1 या 2 वीक का प्रिपरेशन हो सकता है, जिनको लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, फिर जो लैंग्वेज में थोड़ा ज्यादा वीक है वो ज्यादा समय दे रहे हैं। ठीक है, बट यही सेम केस ऑफ सिनेरियो हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के केस में नहीं पकड़ सकते। ठीक है, बोर्ड्स में प्रिपरेशन डिफरेंट होगा। वाई? बिकॉज आप समझो, फॉर एग्जाम्पल मिड टर्म्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आपके स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर ने, फिर साइंस के टीचर ने, फिर अगर एसएसटी की बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये सारे टीचर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको दिए होंगे, प्रोवाइड किए होंगे प्रिपरेशन करने के लिए, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक की मदद से आपका मिड टर्म का स्कोर इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा बढ़िया ही आने वाला है। ठीक है, बट यही सेम चीज लैंग्वेजेस में कोई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ दे नहीं सकता। ठीक है, लैंग्वेजेस के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हो उतना बढ़िया आपका लैंग्वेज का प्रिपरेशन रहने वाला है। अब वही केस अगर हम लोग बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में हम लोग जो लैंग्वेज को प्रिपेयर करेंगे वो 2 स्टेजेस में करेंगे। सबसे पहला स्टेज होगा हमारा नवंबर एंड दिसंबर का। ठीक है, जो दिवाली के बाद हम लोग मोस्टली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नवंबर दिसंबर का सबसे पहला स्टेज होगा। दूसरा स्टेज होगा अपना जनवरी वाला स्टेज। ठीक है, फेब से पहले वाला जनवरी, जहां पे मोस्टली प्रैक्टिकल्स फेब में स्टार्ट होंगे, बट जनवरी का जो लास्ट मोमेंट पीरियड होगा उसमें हम लोग सेकंड स्टेज जो है वो प्रिपरेशन करेंगे लैंग्वेजेस का। पहले स्टेज की बात करें तो पहले स्टेज में 2 चीजों को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला होगा अपना राइटिंग स्किल, ठीक है, एंड सेकंड चीज होगा आपका ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अब ये ग्रामर एंड वोकैबुलरी में सारे लैंग्वेजेस के बता रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और राइटिंग स्किल भी सारे लैंग्वेजेस के बता रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। क्यों इन चीजों को सबसे पहले करना है, क्यों बाकी का बचा हुआ पार्ट नहीं करना है? वाई? बिकॉज ये जो चीज है ये अराउंड 50% ऑफ द वेटेज पकड़ के चले जाता है ओवरऑल लैंग्वेज का। अगर देखते हो तो लैंग्वेज अगर 80 मार्क का पेपर आ रहा है तो 40 मार्क लगभग यही सारी चीजें लेके चली जाती है। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें आपका टेक्सचुअल पैसेजेस, फिर नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, फिर पोएट्री आएगा, और ये पोएम्स पैसेजेस से रिलेटेड कुछ और सेक्शंस रहेंगे, जैसे मराठी में स्थूल वाचन है, हिंदी में पूरक पठन है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जैन में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए 20 से 25 दिन मोर देन इनफ होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बाद में प्रिपेयर करेंगे। अगेन ये सारी चीज़ जो है प्रिपरेशन की, इसको मैं डिटेल में अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज़ की अगर बात करें जिसमें इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है बोर्ड एग्जाम से पहले, दैट इज आपका टाइम मैनेजमेंट। अगेन मिड टर्म्स में ये तो प्रॉब्लम अपने फेस किया ही होगा। किस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं। सर पेपर तो बहुत इजी था, सारे क्वेश्चंस तो आ रहे थे, बट टाइम हमें कम पड़ रहा था, यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में हम पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। सर पेपर ना लेंदी था, टाइम बहुत कम दे रहे थे। ये सारे चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स में बेट करता हूं 90% ऑफ द स्टूडेंट्स तो बता ही रहे होंगे, और ये प्रॉब्लम अराइज होता है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। आपको ओरली सारी चीजें पता है कि इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, उस सेक्शन को इतना टाइम देना है, ये पर्टिकुलर आंसर इतने टाइम में लिखना है, बट जब प्रैक्टिकली आप पेपर लिखने जाते हो तो वो चीजें फॉलो नहीं होती। वाई? 2 रीजंस बताता हूं। सबसे पहले तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, बहुत बेसिक सा रीजन है कि आप उस चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करते, पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस ही नहीं करते, एक पेपर 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो आपको कैसा पता चलेगा ना कि एक पेपर 40 मार्क का 2 घंटे के अंदर कैसे सॉल्व करना है। दूसरी चीज, आप ये जो मिड टर्म एग्जाम्स अभी हो गई है ना, उसमें आपका सीरियसनेस नहीं था, यानी कि इस एग्जाम को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं भी रहता तो मैं भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। वाई? बिकॉज इसके मार्क्स तो कंसिडर होते ही नहीं है बोर्ड्स में। बट अगर वही
स्टेट बोर्ड के अगर लोग कहते, अगर आपके टीचर्स कहते कि ये मिड टर्म के एग्जाम्स के जो मार्क्स है वो बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स के साथ कंबाइन होने वाले, तब हम लोग इस एग्जाम को जो है वो सीरियस लेते। और ये जो प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ ना, तो वो प्रैक्टिस हम लोग अभी भी करते, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। बट यही चीज को अगर हमें इंप्रूव करना है, मतलब बोर्ड्स में तो ये चीज हम लोग लेके नहीं चल सकते ना कि सर नहीं मैनेज हो पा रहा है बोर्ड्स में भी, तो हमें इंप्रूव तो करने की जरूरत है, प्रिपरेशन में इंप्रूव तो करने की जरूरत है। तो व्हाट डू यू गाइज हैव टू डू इज, टाइम मैनेजमेंट को अगर इंप्रूव करना है तो सबसे पहला स्टेप इज आपका जो सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस को कंप्लीट करो। और दूसरी चीज आपको करनी है, रिवीजन उसके साथ जो है वो जारी रखना है। जितना पार्ट आप कवर कर रहे हो उस चीज को रिवाइज करते चले जाना है, यानी कि सिलेबस और रिवीजन जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर लो। दूसरी चीज आपको करना है कि ये चीज जब हो जाता है तब आपको पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। कितने पेपर्स को प्रैक्टिस करना है? अराउंड 3 to 5 पेपर्स। क्यों प्रैक्टिस करना है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल साइंस 1 का पेपर है, 40 मार्क का पेपर है, ठीक है, 2 घंटे का समय मिलता है। तो 2 घंटे के अंदर 40 मार्क का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको तभी पता चलेगा ना कि बोर्ड से पहले जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर दिक्कत आ भी रही है, आपका कंप्लीट हो भी नहीं रहा है, तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और वो इंप्रूवमेंट इन्हीं 3 से 5 पेपर के, मतलब जब आप इनको सॉल्व करोगे तभी वो इंप्रूवमेंट होगी। इसीलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि सारे सब्जेक्ट के 3 to 5 पेपर्स आपको जो है वो सॉल्व करना ही करना है टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट की जो मिस्टेक आप दोहराते हो मोस्टली हर एग्जाम्स में। अब अगेन ये सारी चीजें कैसे होगी, कैसा करना है आपको, मैं डिटेल वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तीसरे मिस्टेक की अगर बात करें जिसको इंप्रूव करना जरूरी है, दैट विल बी आपका पेपर प्रेजेंटेशन। अगेन एक प्रॉब्लम बच्चों का अराइज होता है कि सर हमने पेपर की शुरुआत तो बहुत बढ़िया तरीके से की थी, बट जैसे जैसे पेपर खत्म हो रहा था ना, बहुत गंदा हो गया पेपर, बहुत सारे मिस्टेक्स हो गई और आंसर भी एक फॉर्मेट में चाहिए था, वो फॉर्मेट भी नहीं फॉलो हो रहा था। अगेन सर टाइम कम था इसलिए जल्दबाजी में लिखने के लिए गए तो सारी चीजें खराब हो गई। ये प्रॉब्लम मोस्टली सारे बच्चों में जो है वो अराइज होती है और यही प्रॉब्लम हम लोग बोर्ड्स में अफोर्ड नहीं कर सकते। बोर्ड्स में हम लोग ये प्रॉब्लम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक चीज जान लो कि अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन सही होगा तो क्या होगा, ठीक है। मैं जो पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, अगर ये सही होता है, एकदम परफेक्ट होता है, तो क्या होगा? जैसे ही आपका आंसर शीट किसी टीचर के हाथ में आता है और अपने सारे आंसर्स एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे हैं, आपका जो आंसर शीट है, अगर आपकी आंसर शीट एकदम प्लीजिंग है, अट्रैक्टिव दिख रही है, आपके आंसर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहे हैं, पॉइंट वाइज दिख रहे हैं, मिस्टेक्स नहीं किया आपने, एक भी खाड़ा खोड़, एक भी जो स्क्रैचिंग वाला मिस्टेक है वो नहीं किया है, सारी चीजें डायग्राम्स बॉक्स में बनाई है, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो ना, तो जो टीचर पेपर को चेक कर रहा होता है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। और उसी कॉन्फिडेंस के चलते अगर आंसर में थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना, तो वो गलती को इग्नोर कर देता है और वहां पे वो कई बार आपके फुल मार्क्स भी दे देता है, ठीक है। इसीलिए पेपर का प्रेजेंटेशन, पेपर का फॉर्मेट लिखने का बहुत बढ़िया रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगेन मैं एक चीज कहता हूं कि ये चीज करने के लिए, अभी आपको मैंने पहले कहा कि पेपर जो प्रैक्टिस कर रहे, मतलब पेपर प्रैक्टिस करना आपको 3 से 5 पेपर, टाइम को मैनेज करने के लिए, वही चीज मैं यहीं पे भी कहूंगा कि वही पेपर जो आप प्रैक्टिस करोगे, जहां पे 3 से 5 पेपर आप सॉल्व करने वाला हो, यही पेपर प्रैक्टिस करते समय आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो कैसे 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज कि कैसे 2 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करते समय सारे चीजों में जो लिख रहा हो पेपर में वो खूबसूरत मैनर में, यानी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जिसका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, उसको सिलेबस भी पूरा खत्म हो चुका है, उसका रिवीजन भी पूरा हो चुका है, ठीक है, अगर उसको पेपर हाथ में पकड़ते सारा पेपर आता भी है, वो सारा पेपर लिख भी लेता है, बट पेपर प्रॉपर प्रेजेंटेशन में नहीं है ना, तो टीचर जो चेक कर रहा है उनका मूड ऑफ हो जाता है और वो कई बार अननेसेसरी मार्क्स भी कट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस स्टूडेंट का 90% से ऊपर जाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो 90% से ऊपर स्कोर करते हैं ना, वो अल्टीमेट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। इसीलिए अगर
आपका भी एम है 90% से ऊपर जाने का, तो ये पेपर प्रेजेंटेशन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर फॉर यू? अगेन, ये पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए, कैसी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, इस पर डिटेल वीडियो जल्दी आएगा। चौथी चीज की बात करें जिसको इंप्रूव करना सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज आपके जो आंसर्स लर्न करने की आदत है उसको कम करने की जरूरत है या फिर उसको बंद करने की जरूरत है। वाई? मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। अभी कल मुझे एक 12th का स्टूडेंट मिला जो कॉमर्स में पढ़ता है, ठीक है। उसके इकोनॉमिक्स के पेपर के पहले दिन वो कह रहा था, सर मैंने 7 से 8 बड़े बड़े आंसर्स जो टीचर्स ने दिए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके आंसर्स को मैंने रटा था, उनके आंसर्स को लर्न किया था ताकि वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। और पेपर में उन 7 से 8 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज 3 to 4 क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट वाज एबल टू अटेम्प्ट 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉपरली। बाकी का 1 से 2 क्वेश्चन जो उसको नहीं आ रहा था, जब वो उस चीज को रिकॉल कर रहा था, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया, ठीक है। और उस स्ट्रेस्ड आउट कंडीशन में बाकी का जो पेपर था जो उसको आ रहा था उसमें भी वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, जिसके वजह से अल्टीमेटली उसका पेपर बढ़िया नहीं गया। अब ये दिक्कत अगर 12th के स्टूडेंट के साथ हो सकती है तो ये दिक्कत आपके 10th के बोर्ड में भी हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके आंसर्स को लर्न करने की आदत को बंद कर दो। अगर अभी बंद नहीं भी होता है तो उसको कम कर दो। कम करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आप जो भी आंसर्स को पढ़ रहे हो, जिन भी आंसर्स को लर्न कर रहे हो, आप मल्टीपल टाइम्स उसको लर्न करते हो, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रीड करते हो, उसको लर्न करते हो, किसी को सुनाते हो। तो व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज, 1-2 बार आपने पढ़ा, ठीक है, तीसरी बार यू हैव टू राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, क्योंकि लिखने से वो पर्टिकुलर चीज ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा। लर्न करोगे 2-3 दिन दिमाग में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक है। तो लिखने की शुरुआत कर दो। एक बार लिखने की शुरुआत हो जाती है इस फॉर्मेट में, तो आगे चल के व्हाट यू गाइज हैव, मतलब आप क्या कर सकते हो ना, कि किसी भी टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अंडरस्टैंड करना जरूरी है उसको, ठीक है। एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हो, लिखने की प्रैक्टिस कर लिए, तो आप अपने आप से जो है आंसर्स को फ्रेम करने की शुरुआत कर दोगे, जिसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स को यूज करोगे, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करा जाता है वो भी, और ये आंसर फॉर्मेशन किस तरह से करना जाता है वो भी मैं एक डिटेल वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। बट एक चीज आपको यहाँ पे ये समझना है कि आंसर्स लर्न करने की आदत को हमें कम करना है। आखिरी चीज की बात करें जिसमें इंप्रूवमेंट की सख्त जरूरत है, जिसपे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज आपका रिविजन मेथड, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप आपके इस प्रिपरेशन में होगा कि आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो पाए, ठीक है। अभी बच्चे बोलेंगे सर 3 महीना बाकी है या 4 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 3 या 4, किसी के लिए 2 महीना बचेगा तब वो सीरियस हो जाएगा। तो अगर 3 महीना बाकी है, अगर 4 महीना बाकी है, तो बच्चों का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि सर इस 3 महीने में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, या फिर इस 4 महीने में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, ताकि बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत बड़ी तरीके से लिख पाऊं, ठीक है। बट अगर वो 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर लेता है और बोर्ड एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो उसने इस प्रिपरेशन के शुरुआत में, इस प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में जिन चैप्टर्स को प्रिपेयर किया था, उन चैप्टर के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज ही नहीं किया। उसको तो सारा ताज़ा पढ़ा हुआ याद आएगा, जो पुराना पढ़ा है वो तो याद ही नहीं आएगा। या फिर ये 3 से 4 महीने में जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होती है ना, जिनको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, वो चीज़ों को उसने नहीं पढ़ा, तो उनके बेस पे क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में पूछा जाता है उसको भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, फिर उसको भी लिख नहीं पाएगा। तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के साथ फेस होने वाली है। इसलिए जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मिड टर्म्स के बाद, इस प्रोसेस के साथ साथ ही आपको रिवीजन भी करना है। हर हफ्ते आपको एक रिवीजन का स्लॉट रखना है। जितने चीज़ें आप एक हफ्ते में पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। ये तो हो गया एक रिवीजन। इसके बाद बोर्ड्स के पहले 1 वीक पहले जो होता है, दैट शुड बी आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन, ठीक है, वो होगा आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन। और ये ओवरऑल रिवीजन में
कुछ चीज़ें आप पढ़ रहे होते हो, मतलब बस पढ़ के करना होता है, एक बार रीड करोगे तो रिवाइज हो जाएगा। और कुछ चीज़ें होती है जिसमें लिखने की ज़रूरत है, जैसे कि मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है, जैसे कि साइंस में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है, जैसे कि साइंस या सोशल साइंस के किसी आंसर को लिखकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि वो रिवाइज हो सके। तो आप देखो ये रिवीजन जिसमें आपको पढ़ने वाला भी पार्ट कवर करना है, लिखने वाला भी पार्ट कवर करना है, लास्ट मोमेंट रिवीजन भी कवर करना है, ये रिवीजन कैसे करा जाए इस पे एक अलग सा वीडियो में जरूर लाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही 5 चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, जिनको आपको इंप्रूव करना है अगर आप चाहते हो आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत बढ़िया जाए। हाँ, ये वीडियो अभी आपने पूरा देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।